आज फिर इस लेक्चर में हम जो है इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखेंगे और उसमें जो है एरिया निकालना हम देखेंगे, कैसे एरिया इंटीग्रेशन की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, आज एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 5 क्या कह रहा है? कह रहा है परवल है, एक परवल है दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये परवल है और कह रहा है उसके नाभिलंब द्वारा कटी लंबाई ज्ञात कीजिए और दूसरा नाभिलंब। तो यहाँ फिगर में देख लीजिए पहले, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। यहाँ पे क्या है, इस पैराबोला का शेप कैसा होगा आपको बताया मैंने कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है। इसकी नाभि कहाँ होती है? नाभि होती है a कामा 0 पर। और नाभिलंब क्या है? जो परवलय का अक्ष, इस एक्स अक्ष को हम क्या कहते हैं? परवलय का अक्ष कहते हैं। वह रेखा जो परवलय के नाभि से होके जाती है और उसके अक्ष पे लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, उसको नाभिलंब कहते हैं। अब कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है ये आपकी नाभिलंब है, इसको हम कहते हैं नाभिलंब। यानी वह रेखा जो परवलय के अक्ष पर लंब होती है, ये परवलय का एक्स अक्ष जो है इस परवलय का अक्ष है, उस पे एक लंबवत रेखा जो नाभि से होके जाती है, इस फोकस से होके जाती है, उसको नाभिलंब कहते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके बीच की ये एरिया ज्ञात करनी है। ये एरिया हमें चाहिए दोनों तरफ की। एक तरफ का हम ज्ञात करेंगे और उसमें 2 का गुणा कर लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पे देखिए एक तरफ का एरिया हम ज्ञात करेंगे, फार्मूला आप क्या जानते हैं? एरिया ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स। अब सबसे पहले लोअर लिमिट लेनी है। लोअर लिमिट क्या है? एक्स इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? एक्स इक्वल टू ए तक। यहाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसलिए y इक्वल टू 2√ax। देयरफॉर ये एरिया क्या होगी? a इक्वल टू लिमिट इसकी 0 टू a, y का मान 2√ax dx। अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया दोनों तरफ की चाहिए, तो हम लिख दे रहे हैं अभिष्ट क्षेत्रफल, या चलिए बाद में लिखेंगे, यहीं लिख लीजिए अभिष्ट क्षेत्रफल। मिटाने दीजिए इसको। अभिष्ट क्षेत्रफल या रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी? अभिष्ट क्षेत्रफल इक्वल टू 2, देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से a तक। और y का मान क्या है? y का मान यहाँ रखना है हमें 2√ax dx। ये 4 हो गया। लिमिट 0 टू a √a, और x को लिखा जा सकता है x की पावर 1/2 dx। 4√a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 4√a, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे
इसको मिटा दे रहे हैं, बहुत अब इसकी जरूरत नहीं है, आप समझ लिए कि कौन सी एरिया चाहिए हमको। इसको उल्टा करेंगे तो ये आपका 2/3 हो जाएगा, ये 2/3। लिमिट इसकी क्या है, 0 to a, वैल्यू रखिए। अब यस की वैल्यू जब a रखेंगे तो a पे पावर 3/2, और यहाँ 0 रखेंगे तो 0। ये हो गया 8/3 √a। यहाँ इंटू a, √a को लिखा जा सकता है a पावर 1/2, और यहाँ a पे पावर 3/2, तो a पे पावर क्या हो जाएगा 4/2। ये हो गया 8/3 a²। वर्ग इकाई। तो ये क्वेश्चन था कि परवलय के नाभ लंब से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम एरिया के बाद, एरिया पे बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे पिछले वीडियो में हमने। अब एरिया के बाद वॉल्यूम बताएंगे और सरफेस बताएंगे, ये बताएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन दोनों बताएंगे। पहले कुछ फार्मूला लिखिए। देखिए आयतन का क्या फार्मूला है। सबसे पहले आयतन वो वक्र पृष्ठ, हमें वॉल्यूम और सरफेस कैसे ज्ञात करना है उसके लिए फार्मूले हैं, वो नोट करिए। पहला फार्मूला है y = fx, ये कर्व है। x = a, x = b, x एक्सिस से घिरे क्षेत्र, क्षेत्र को, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको हम पहला x अक्ष के परितः घुमाएंगे। x अक्ष के परितः घुमाने पर जनित ठोस का आयतन, जनित जो जनरेट होगा, जो बनेगा, उस ठोस का क्या आयतन होगा, ठोस का आयतन। जो जनित ठोस होगा यानी जो भी सॉलिड जनरेट किया जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए फार्मूला लिखिए b = पाई इंटीग्रेशन a to b y² dx। और इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, s = 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to a to b 2 पाई इंटीग्रेशन a to b y ds, जहां ds इक्वल टू, या इसी को हम ऐसे ही सीधे लिख दें, 2 पाई इंटीग्रेशन a to b y, ds को लिखा जा सकता है √1 + dy dx का होल स्क्वायर dx। ये आपका वक्र पृष्ठ का फार्मूला हुआ, ये आपका आयतन का फार्मूला हुआ। अगर कोई भी कर्व x, कोई भी एरिया x एक्सिस के परितः घुमाई जाती है तो उसका वॉल्यूम ये होगा और उसका वक्र पृष्ठ ये होगा। एक फार्मूले में क्या है, पाई है, इंटीग्रेशन a to b y² dx। इस फार्मूले में क्या है, 2 पाई इंटीग्रेशन a to b y ds है, जहां आप ds इक्वल टू जानते हैं ये होता है, पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरा है x अक्ष के समांतर रेखा, x अक्ष के समांतर रेखा
y इक्वल टू के परितः घुमाया जाए, परितः घुमाया जाए तो जनित ठोस का आयतन। तो जो भी ठोस जनरेट होगा, जो सॉलिड जनरेट होगा, उसका क्या आयतन होगा अगर y इक्वल टू के परितः घुमाया जाए। तो कुछ नहीं करना है आपको, जहां y है वहां y माइनस के, यहाँ y माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आपका y माइनस के हो जाएगा फार्मूले में, बाकी कोई अंतर नहीं, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। अब एक फार्मूला और बचा है, जब हम उसको क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परितः घुमाया जाए। तो दूसरा फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला क्या है, यदि वक्र x इक्वल टू एफ वाई, y अक्ष y इक्वल टू सी तथा y इक्वल टू डी से परिबद्ध क्षेत्रफल को, से बधा हुआ जो बाउंडेड एरिया है, से परिबद्ध क्षेत्रफल को पहला, उसमें अब फर्स्ट आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, इस परिबद्ध क्षेत्रफल को y अक्ष के परितः घुमाया जाए, y अक्ष के परितः घुमाने पर जनित, यानी जो भी जनरेट हो रहा है, जनित ठोस का आयतन। जो भी सॉलिड जनरेट होगा उसका आयतन भी इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई यहाँ पाई होगा, पाई इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई। यहाँ y के सापेक्ष लेंगे हम, और वक्र पृष्ठ इसका होगा इक्वल टू, यहाँ 2 पाई हो जाएगा इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई, एक्स डी एस। अब यहाँ डी एस या इसी को लिख सकते हैं हम, 2 पाई इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स रूट 1 प्लस डी एक्स डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक उसी तरह यदि y अक्ष के समांतर रेखा, बी पार्ट इसका, y अक्ष के समांतर रेखा, y अक्ष के समांतर रेखा x इक्वल टू h के परितः घुमाने पर जनरेट होने वाला या जनित होने वाला वाले ठोस का आयतन। और देखिए तब भी इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटीग्रेशन सी टू डी, यही यक्स की जगह एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर डी वाई। एस का मतलब ये फंक्शन समझिएगा, जैसे यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, एक्चुअल में रहेगा वाई ही, और वक्र पृष्ठ
वक्र पृष्ठ के लिए क्या फार्मूला? 2 पाई इंटीग्रेशन सी टू डी, यहाँ सीधे ये वाला लिख रहे हैं हम। देख लीजिए, अब x जहां है वहां क्या आ जाएगा, x माइनस एच, तो x माइनस एच रूट 1 प्लस डी एक्स डी वाई का होल स्क्वायर डी वाई। ये कुछ फार्मूले थे जिनका यूज करके हम वॉल्यूम और सरफेस ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। सिलेंडर का सरफेस और वॉल्यूम हम ज्ञात करेंगे कि सिलेंडर का सरफेस और वॉल्यूम क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसका चित्र देखते हैं। बेलन का आयतन एवं पृष्ठ। बेलन का आयतन एवं वक्र पृष्ठ। सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस, कर्व्ड सरफेस, ये हमें पता करना है क्या होगा। वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सिलेंडर। and surface of cylinder। हमें क्या करना है, किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस बताना है क्या होगा। कैसे? बाय इंटीग्रेशन मेथड। बाकी वैसे तो हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन इंटीग्रेशन से हम देखेंगे। तो आइए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फिगर देख रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों एक्सिस पहले खींच ले रहे हैं। एक्स ओ थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक हम बेलन ले रहे हैं, एक सिलेंडर ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे हम इधर। देखिए सिलेंडर में क्या होगा, दो चीजें होती हैं। एक तो फिक्स लाइन होती है, एक्स एक्सिस के परितः घुमाया जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस ऑलरेडी फिक्स है, उसको नहीं हटा सकते। ये एक आपकी फिक्स लाइन हो गई, ये मूविंग लाइन है। अब चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल जो बनेगा उसको हम क्या करें, एक्स एक्सिस के चारों तरफ रोटेट कराएं, तो जो बनेगी आकृति जो बनेगी वो किसकी बनेगी, सिलेंडर की बनेगी। इसमें दो लाइन, एक तो ये फिक्स लाइन है, दूसरी मूविंग लाइन है। फिक्स लाइन क्या करती है, सिर्फ फिक्स रहेगी। यहाँ मूविंग लाइन का हमें इक्वेशन ज्ञात करना होता है। जब भी कोई वॉल्यूम या सरफेस हम पता करेंगे तो हम मूविंग लाइन जो है उसका इक्वेशन हमें निकालना होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें और मानेंगे हम। देखिए हम मान ले रहे हैं, माना बेलन की ऊंचाई एच तथा त्रिज्या आर है। दो चीजें हमने मान लिया। ये आपका त्रिज्या है, यहां से यहां तक की ये दूरी क्या है, आर है। और ऊंचाई इसकी क्या होती है, यहां से यहां तक जो होता है ये आपका एच है। अब देखिए यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक की दूरी ए है। अब देखिए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट या इस बिंदु का यहाँ पे हम निकालें, अगर यहाँ पे ए मान ले रहे हैं, ये बी मान ले रहे हैं, ये सी मान ले रहे हैं, जो यहाँ पे इसका
रेडियस यहाँ पे एक्स एक्सिस को जो काट रहा है, और यहाँ पे हम इसको डी मान ले रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, डी का कोऑर्डिनेट होगा a, 0। यहाँ c का कोऑर्डिनेट होगा a प्लस h, 0। दो बिंदु हैं, एक तो d और c का हमने कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a थी तो इसका कोऑर्डिनेट a, 0, चूंकि x एक्सिस है y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a प्लस h है, तो इसका x कोऑर्डिनेट a प्लस h होगा, क्योंकि y एक्सिस पे है इसलिए ये दूरी क्या होगी, y की दूरी 0 होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट a प्लस h, 0। सूत्र लिख दे रहे हैं ताकि हमें पता चले क्या हमें निकालना है। सूत्र क्या होता है, v इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन a टू b y स्क्वायर dx। पाई y स्क्वायर dx, ये हमारा फार्मूला होता है। अब जरा लिमिट यहाँ चेक करेंगे, ये तो हमारा सूत्र है, इसी सूत्र का उपयोग करना है हमें। अब यहाँ पे जरा लिमिट देखा जाए, देखिए सिलेंडर कहाँ से कहाँ तक है, सिलेंडर कहाँ से शुरू हो रहा है, ये सिलेंडर आपका x इक्वल टू a से शुरू हो रहा है। x की दूरी क्या है, यहाँ से x एक्सिस पे a है, यहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, x इक्वल टू a प्लस h से। यानी सिलेंडर की जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है वो x इक्वल टू a है, और जो अपर लिमिट है वो x इक्वल टू a प्लस h है। ये दोनों लिमिट हो गई। अब देखिए इसमें कौन सी लाइन मूव कर रही है, ये ए बी लाइन मूव कर रही है, तो रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण, हमेशा मूविंग लाइन का इक्वेशन याद कीजिए। रेखा ए बी का समीकरण देख लीजिए, यहां से यहां तक की दूरी r है, ये होगा y इक्वल टू r। अब ये सारे मान रखिए, देयरफॉर ये वॉल्यूम v इक्वल टू इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका a से a प्लस h, ये हो गया। y का मान क्या है, r और dx, यहाँ पे देख लीजिए r कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और केवल dx का x होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, एक मिनट पाई छूट रहा है, यहाँ भी पाई, a y स्क्वायर है जी, यहाँ पे y स्क्वायर है, ये आपका r स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी r स्क्वायर, क्योंकि y इक्वल टू r है तो यहाँ y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आपका a प्लस एच, लोअर लिमिट a, अपर लिमिट क्या है, a प्लस एच, ये हो गया आपका पाई r स्क्वायर a प्लस एच माइनस a। अब a से a कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई r स्क्वायर h। यानी आप जानते हैं किसी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। और देखिए इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी हमने वही ज्ञात किया कि इसका आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर h ही आया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन के हेल्प से हम सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस दोनों ज्ञात करेंगे। देखिए बेलन का पृष्ठ, अगला है बेलन का पृष्ठ। बाकी सारी चीजें तो हमने देख ही लिया है चित्र में, अब सिर्फ लगाना बाकी है। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई इंटीग्रेशन, देखिए a प्लस एच, सूत्र पहले लिख दें हम, a टू b y रूट 1 प्लस dy dx का स्क्वायर dx, ये होता है।
यहाँ पे क्या क्या है हमारे सामने, 2 पाई है, इंटीग्रेशन a to a plus h है, रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स। यहाँ देखिए y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू r है, तो यहाँ हो जाएगा r। और देखिए डी वाई डी एक्स यहाँ पे देख लीजिए जरा, y इक्वल टू जहाँ पे r है, यहाँ डी वाई डी एक्स निकालने में किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ये 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब 1 का रूट 1 ही होगा, ये हो गया आपका 2 पाई, r कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और केवल डी एक्स का यस a टू a प्लस h। अब करिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पाई r a प्लस h माइनस a से आपका ये कट गया तो कितना बचा h, 2 पाई r h। तो ये वेलन का वक्रपृष्ठ कर्व्ड एरिया क्या होगा, वेलन का कर्व्ड एरिया 2 पाई r h होगा और वेलन का वॉल्यूम कितना होगा, पाई r स्क्वायर h। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटीग्रेशन का उपयोग करके कि हम जो है वेलन का आयतन और वेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे बताया था आपको कि 2 लाइन होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पे वेलन बनाते समय हमने यहाँ पे देख लीजिए, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस फिक्स है आपका, एक्स एक्सिस क्या है, फिक्स है। यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम बना रहे हैं, थोड़ा सा जैसा चित्र बनाया था हमने वैसा ही बना रहे हैं। अब इसी रेक्टेंगल को हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के चारों ओर घुमाते हैं। ऐसे एक्स एक्सिस है उसको ऐसे ऐसे मूव कराएंगे, एक बार ऐसे मूव करा देंगे तो जो शेप बनेगा वो किसका होगा, वो सिलेंडर का होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आपकी मूविंग लाइन है, तो हमेशा जो इक्वेशन ज्ञात करते हैं हम वो मूविंग लाइन का ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से आपकी दूरी कितनी है, r है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू r। क्यों, क्योंकि y से ये कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू r। और ये मूविंग लाइन का इक्वेशन जो हम ज्ञात कर लेते हैं, यही आपको यहाँ रखना होता है y की जगह। तो जब भी हो तो मूविंग लाइन का इक्वेशन जरूर ज्ञात करिए, क्योंकि जो भी निकालना है हम उसी लाइन से ही निकालते हैं। बाकी लिमिट इसकी कैसे देखते हैं, हम लिमिट देखते हैं सिलेंडर शुरू कहाँ से हुआ। तो देखिए यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ था, ए से शुरू हुआ और इसकी ऊंचाई हमने h माना था, ये कहाँ खत्म हो रहा है, a प्लस h पे खत्म हो जा रहा है। ए से शुरू हुआ, a प्लस h पे खत्म हुआ। अब इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, इसकी लोअर लिमिट a हो गई और अपर लिमिट क्या हो गई, a प्लस h हो गई। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। आपको क्या क्या चाहिए, एक तो उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए, वो भी यहाँ से पता चल जाता है। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए जो लाइन मूव कर रही है, ये एक लाइन फिक्स है और दूसरी लाइन ये क्या है, इसके पैरेलल वाली लाइन ये मूव कर रही है, तो इस मूविंग लाइन का इक्वेशन चाहिए। इसी तरह अगर मान लीजिए हम कोण का लेंगे, तो देखिए कोण कैसे बनता है, उसमें भी 2 चीजें होती हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कोण बनाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ये एरिया है। अब इस एरिया को हम क्या करते हैं, इसी एक्स एक्सिस के पर ऐसे मूव करा देते हैं। जैसे ही मूव कराएंगे तो ये कोण का शेप ले लेगा। अब यहाँ कौन सी लाइन, ये लाइन तो फिक्स हो गई, अब मूव कौन सी लाइन कर रही है, ये वाली लाइन, ये मूविंग लाइन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, मूविंग लाइन का इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो निकल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मूविंग लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है और मूविंग लाइन का इक्वेशन ज्ञात करके हम एप्लीकेशन में जो यूज करके वॉल्यूम और सरफेस निकालते हैं वो निकाल सकते हैं। तो इतना आज के लेक्चर में।